नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज रूम से आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकले हुए बड़े सवाल आज आपके सामने रखेंगे, लेकिन बाकी वो कौन से सवाल हैं जो आज खबरों में प्रमुखता से रहेंगे, आपको बता दें। पहला सवाल, क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले हुमायूं कबीर के साथ खेला होने वाला है? दूसरा सवाल, वृंदावन में भगवान बांके बिहारी को किसने किया गर्भगृह से बाहर? शाम 6:30 बजे बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट इस पर होगी, सीधे वृंदावन से आपको दिखाएंगे। तीसरा सवाल, रोहित पवार के लिए आखिर सुरक्षा की मांग क्यों हो रही है, किससे है उनको जान का खतरा? और आखिरी में वो सवाल जो आज शो की लीड स्टोरी होगी, उत्तर प्रदेश में 2027 से पहले ब्राह्मण पॉलिटिक्स चुनाव का गणित हिलाने जा रही है क्या? जो हो रहा है वो डैमेज कंट्रोल है या फिर आर पार की लड़ाई है? चोटी खींचे जाना ये अपराध है। जहाँ शिखा नहीं होगी वहाँ सनातन नहीं होगा। चोटी खींचने का कोई भी पक्षधर पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। हमको भी ये शिखा काटनी पड़ेगी अगर ऐसे न्याय प्रशासन रहा। ये चोटी नहीं पकड़ी जानी चाहिए थी, नहीं उखाड़ी जानी चाहिए, बिल्कुल सही है। किसी को भी टच करने का अधिकार नहीं, जो छुएगा जो वो तो पाप ही है, और जो खींचना महापाप है। तो ब्राह्मणों में शिखा पहचान और सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक है, और जब वही शिखा जनवरी में माघ मेले में शंकराचार्य के साथ जब धक्का मुक्की उस दौरान खींची गई, जिसको लेकर यूपी प्रशासन की चौतरफा निंदा भी हुई, उसे लेकर बटुक ब्राह्मणों का सम्मान उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम के घर पर। तो आप सोचिए, राजनीति में जो कुछ आपको दिखाई देता है ना, वो परमानेंट नहीं है। बिटवीन द लाइंस बहुत कुछ है। शंकराचार्य को लेकर जो सख्त रवैया एक समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रशासन की तरफ से दिखाई दिया, उनके डिप्टी ब्रजेश पाठक जब बटुक ब्राह्मणों का सम्मान करते हुए फिर घर पर दिखाई दिए, जहां माथे पर चंदन तिलक लगाया गया, ये कहा गया कि ब्राह्मणों की शिखा के साथ अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ये पाप धुल नहीं पाएंगे। तो इन बयानों के मायने सिर्फ इस घटना तक सीमित नहीं है। 2027 से पहले ब्राह्मण राजनीति के इर्द गिर्द उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर बड़ी संख्या में बटुक पधारे। बटुक का अर्थ होता है युवा सन्यासी, ब्रह्मचारी या छोटे बालक जो हिंदू परंपरा में धार्मिक शिक्षा और संस्कारों का पालन करते हैं। बटुक उन युवा ब्राह्मण बालकों को भी कहते हैं जो शास्त्रों और अनुष्ठानों का प्रशिक्षण ले रहे होते हैं। आप इस बात को ऐसे भी याद रखिए कि माघ मेले में शंकराचार्य के स्नान से जुड़े विवाद में बटुकों की शिखा खींचे जाने का आरोप लगा था। ब्रजेश पाठक के आवास पर मंत्रोच्चारण के बीच बटुकों को तिलक लगाया गया, पुष्प वर्षा हुई। डिप्टी सीएम ने अपने हाथों से बटुकों को जलपान कराया और लिखा, बटुकों का सम्मान हमारा सौभाग्य। सनातन संस्कृति के ध्वजावाहक, संस्कृत राष्ट्र के आधार स्तंभ बटुक ब्राह्मणों का हार्दिक अभिनंदन। ब्रजेश पाठक ने बटुकों के सम्मान से ठीक पहले एक बड़ा बयान भी दिया था। उन्होंने माघ मेले में बटुकों की शिखा खींचे जाने की घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए महापाप शब्द का इस्तेमाल किया था। अभी मुक्तेश्वर जी बार बार वो वीडियो दिखा करके जिसमें चोटियां खींची जा रही है। ये चोटी खींचे जाना ये अपराध है, और
किसी भी धर्म की आस्था के प्रति कोई भी इस प्रकार की हरकत करना ये महापाप है। और मैंने कहा कल इसमें दोषियों को दंड मिलना चाहिए और सजा मिलेगी। जो हुआ वो गलत हुआ, बाकी विवाद फोटो अलग। खींचने का कोई भी पक्षधर पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। ये सनातन संस्कृति का प्रतीक है, आस्था का प्रतीक है और किसी को भी टच करने का भी अधिकार नहीं। जो छुएगा जो वो तो पाप ही है और जो खींचना महापाप है। जो भी दोषी है उसमें कड़ी कार्रवाई होगी। जाहिर है बटुकों के सम्मान के आगे भी घमासान है। कांग्रेस कह रही है कि माफी मांगनी होगी। सरकार के मंत्री कह रहे हैं अब इस मामले को और तूल देने की जरूरत नहीं है। माफी अगर उनको मांगनी है तो जिनके ऊपर लाठियां इन्होंने चलाई, जिनको चुटिया खींची, जिनको जूते से मारी, शंकराचार्य के जो बटुक शंकराचार्य जी के साथ, अमुक्तुसानंद जी के साथ थे, उनसे जाके माफी मांगें, उनके पाँव को पखारें और वो जल माथे ग्रहण करें। उसके बाद भी वो माफी देंगे न देंगे, कम से कम नाटक करना बंद करें और जाकर उनसे जाकर माफी मांगें। मुझे लगता है विवाद का कोई विषय भी नहीं है, उसका पटाक्षे भी हो गया और सबकी समाज में अपनी अपनी भूमिका रहती है, कर रहे हैं। और जहाँ तक डिप्टी सीएम साहब का विषय है तो ब्राह्मणों का पूजन अर्चन सम्मान वंदन वो शास्त्रानुसार भी और व्यक्तिगत रूप से हमेशा हम करते ही रहे हैं। उनका पूरा सम्मान भी है। किसी भी रूप में किसी का अपमान उनका निंदा होने का प्रश्न ही नहीं है। अब ब्रजेश पाठक जी कर रहे हैं तो वो ठीक है। अब देखिए डिप्टी सीएम के घर पर जो हुआ वो आपने देखा, लेकिन इन सबके बीच इस पूरे घटनाक्रम का सिरा उत्तर प्रदेश की सत्ता की टॉप लीडरशिप से भी जुड़ा हुआ है। सवाल टाइमिंग को लेकर भी है और सवाल क्या है? पहला सवाल यह है कि आपने जो कुछ भी होता हुआ देखा, क्या इसके तहत ब्राह्मणों के बीच एक मैसेजिंग की कोशिश है कि इससे पहले जो हुआ उसको संभालने की दिशा में, समझाने बुझाने मनाने की दिशा में कुछ हो रहा है? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, ये वक्त क्या कहता है जिस तरह से जिस समय पर ये सब कुछ हो रहा है? क्योंकि याद कीजिए इससे पहले कितने सख्त बयान उत्तर प्रदेश में दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने तो मंच से कालनेमी जैसे शब्द तक का प्रयोग कर दिया था। और उन सब के बीच जब डिप्टी सीएम एक नर्म चेहरा दिखाते हुए ये कहते हैं कि ब्राह्मणों के खिलाफ ये अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पाप लगेगा, तो क्या भीतर मतभेद भी हैं? इन सब सवालों के बीच ये 3 बयान बड़े महत्वपूर्ण हैं। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। अभी मुक्तेश्वर जी बार बार वो वीडियो दिखा करके जिसमें चोटियां खींची जा रही है। ये चोटी खींचे जाना ये अपराध है और किसी भी धर्म की आस्था के प्रति कोई भी इस प्रकार की हरकत करना ये महापाप है। और मैंने कहा कल इसमें दोषियों को दंड मिलना चाहिए और सजा मिलेगी। जो हुआ वो गलत हुआ, बाकी विवाद फोटो अलग। खींचने का कोई भी पक्षधर पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। ये सनातन संस्कृति का प्रतीक है, आस्था का प्रतीक है और किसी को भी टच करने का भी अधिकार नहीं। जो छुएगा जो वो तो पाप ही है और जो खींचना महापाप है। जो भी दोषी है उसमें कड़ी कार्रवाई होगी। मुझे शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। सर उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो उनकी जांच करके जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मिले। तो आप सोचिए मुख्यमंत्री क्या कह रहे थे और डेप्यूटीज क्या कह रहे हैं, और इन सब के बीच में आपको वो 2 तस्वीरें दिखाऊंगी जिन्होंने पूरी कहानी उत्तर प्रदेश में बदली। ये स्क्रीन पर इस वक्त 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, जिस दौरान माघ मेले में 18 जनवरी की घटना है जब शंकराचार्य की सवारी निकल रही थी और यहाँ पर धक्का मुक्की हुई प्रशासन के साथ, और यहीं पर वो आरोप है कि बटुकों का अपमान हुआ जब शिखा तक खींची गई, धक्का मुक्की हुई। और आज की ये तस्वीर देखिए जहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहले चंदन तिलक करते हैं और उसके बाद पुष्प बरसाते हैं और इसके साथ ही पूरा ये सम्मान का कार्यक्रम होता है जहां पर मंत्रोच्चार चल रहा है। और साथ ही जो बटुक ब्राह्मण हैं, जो नन्हे विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं वेदों की, उनका सम्मान किया गया। तो आप देखिए कि कैसे जनवरी से लेकर आज की तस्वीर तक का ये अंतर, और ये समय सीमा वही है जिसमें शंकराचार्य ने कहा था कि 40 दिन का समय हम योगी आदित्यनाथ को देते हैं कि वो साबित करें कि वो सच्चे हिंदू हैं और सच्चे ब्राह्मण हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मणों के इर्द गिर्द ये सब कुछ जो चल रहा है, इस पर कुछ बयान भी अब आपको राजनीतिक सुनवाते हैं। किसी के शरीर पर हाथ लगाना
अकारण ही महापाप है। चोटी खींचना तो दूर की बात। आपको लगता है कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने चोटी खींची है? नहीं, जिन्होंने किसी के शरीर को असॉल्ट किया है और नियम विरुद्ध असॉल्ट किया तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज बटुकों की पूजा भी किए हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। आपको क्या लगता है कि एक नई धारा शुरू हुई, पहले बटुकों के लिए उन्होंने कहा है कि महापाप हुआ, फिर उन्होंने नहीं, पूजा करना किसी का भी व्यक्तिगत इशू है, जिसकी जहाँ जैसी श्रद्धा हो, जैसी परिस्थिति उसके अनुसार वो पूजा करता, तो उसमें किसी को रोका नहीं। पाप दिया गया है, लेकिन कब तक कार्रवाई की जाएगी अगर पाप हुआ? अब इस संबंध में तो हम सब बड़े हैं, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने कार्रवाई करने का, कराने का अधिकार उनके पास है। किसी की चोटी पकड़ना हिंदू धर्म की रीति में खिलाफ है, अन्याय है, और उस बात को उन्होंने कहा है तो निश्चित है जो हिंदू धर्म की रीति है, नीति है, तो उसमें पाप और पुण्य है। तो पाप लगने की बात जो उन्होंने कहा है सही कहा है। रही बात कानून की, तो कानून के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो कानून उनके साथ भी अपना काम करता है। चटिया पे हमला हुआ है, स्वाभिमान हो तो इस्तीफा देकर सरकार के खिलाफ आके बोले। मिला जुला खेल क्यों खेलते हैं? मैं फिक्सिंग का खेल ना खेलने ब्रजेश पाठक जी, वो भी छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, मैं भी रहा हूँ मौलाना, तो इस तरह का खेल ना खेले। वो अगर वो आहत हैं, बटुक ब्राह्मणों के अपमान को लेके संगम पे अपमान हुआ है, गंगा माँ के किनारे अपमान हुआ है, जहाँ त्रिवेणी का संगम है, दुनिया का सबसे बड़ा सनातन का मेला लगता है, वहाँ उनकी चुटिया पकड़ी गई। तो स्वाभिमान हो तो इस्तीफा दें, इसके अलावा कुछ भी संभव नहीं। तो यहाँ पर डिप्टी सीएम के जरिए ब्राह्मणों को समझाने, बुझाने, मनाने की कोशिशों के बीच एक किरदार तो फिर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का है। जब उनसे बात की हमारे सहयोगी ने तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, डैमेज कंट्रोल है। तीसरा ही मार्ग उन्होंने पकड़ लिया है कि कुछ अपनी सुविधा के बटुक लगाओ और उनका तिलक चंदन करके स्वागत करो और उनसे फूल बरसवा लो, तो हो गया। तो ये क्या डैमेज कंट्रोल ही तो है कि ऐसे वीडियो बनवा लो जिसमें लगे कि हम तो बड़े ब्राह्मणों के भक्त हैं, ऐसा थोड़े हो। नहीं, कल तो आपने कहा था कि ब्रजेश पाठक का रूप सनातनी है, सनातनी है, रूप उनका था वो सनातनी था कि गलत। उन्होंने कहा था कि पाप हुआ, महापाप हुआ, इसका भी पुण्य होता है, इसका पाप होता है, इसका फल मिलेगा, ये सब कहा था उन्होंने, सबने कहा था। अब जब वो दिखावा करने लग गए, बटुकों को बुला करके दिखावटी पूजा पाठ करने लग गए, जो जिनके चोट लगी है तो उनसे संपर्क किया उन्होंने, जिन्होंने चोट लगाई है उनको दंडित किया उन्होंने। दिखावा करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम अपने पुराने वक्तव्य में बने रहें। जब परिस्थिति बदलती है तो बात बदल जाती है। जिन बटुकों का सम्मान किया गया उनसे भी हमने बात की, उन्होंने शिखा को सनातन की पहचान बताया और इसीलिए जो अपमान का मुद्दा था, आप उनकी बात सुनेंगे तो आप समझेंगे कि भावनात्मक मुद्दा ये किस तरह से ब्राह्मण समुदाय, हिंदू समाज के लिए रहा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इस मामले में एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में खुल करके अपना पक्ष रखा, तो वहीं उनके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बटुकों को अपने घर बुलाकर सम्मान किया। मैं जहां खड़ा हूं, ये ब्रजेश पाठक जी का घर है। धन्यवाद देने आए थे, धन्यवाद लेकर आए थे कि आपने 2 शब्द बोला है उस प्रयाग की जो घटना हुई है। देखिए, प्रयाग में जो राजनीतिकरण हुआ है गलत है। धर्म की रक्षा और धर्म का प्रचार प्रसार के लिए प्रयागराज का जो कुंभ मेला लगता है, जहाँ साधु संत, आज तो नाना प्रकार की गवर्नमेंट व्यवस्था करती है, जब व्यवस्था नहीं थी तब लोग जाते थे, तब भी शंकराचार्य भगवान जाते थे, रामानुजाचार्य भगवान जाते थे, उनके समस्त परिकर शिष्य जाते थे। आज अगर तो व्यवस्था है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस परंपरा का अनादर किया जाएगा। महत्व सनातन में उतना ही है जितना सनातन है उतनी ही शिखा है। देखिए, जहाँ शिखा नहीं होगी वहाँ सनातन नहीं होगा। सनातन की पहचान शिखा से है। अपमान और अनादर तो बहुत बड़ा है, ये सनातन परंपरा का अपमान है। किंतु ठीक है, जो किया उन लोगों ने अपने भावावेश, अहंकार, स्वाभिमान की हम ही हैं, हम ही जो कहेंगे ऑर्डर होगा वही होगा, किया, उनकी मर्जी थी, लेकिन ये गलत है। लेकिन अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने करा दिया, हम तो ऐसा नहीं कह सकते, ना मान सकते हैं। बीजेपी को नुकसान होगा क्या? नुकसान तो होगा, लगता है ऐसा ही है, क्योंकि जो कार्य हुआ ये अच्छा नहीं गया, मैसेज अच्छा नहीं समाज को मिला ना। देखिए, कुछ भी कार्य था दंडित कर भी सकते थे, आपका अधिकार है, कानून है, लॉ है, उससे बड़ा कोई नहीं है बात। ठीक, हम लोग कानून को पालन करते हैं, किंतु ऐसा कानून जो हमारे धर्म और संस्कृति उसके चिन्हों को ही खंड खंड करे तो फिर ये दिक्कत की बात है ना थोड़ी सी। उप मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दे दिया आप लोगों ने? जी बिल्कुल दिया।
हमने उनको यही आशीर्वाद दिया कि जो ये कार्य कर रहे हैं, धर्म का कार्य है, सत्कर्म है, इस पे चलते रहें और साधु संतों की रक्षा, बटुक ब्राह्मणों की रक्षा आप हमेशा करते रहिए, यही आशीर्वाद दिया। और मैं योगी आदित्यनाथ जी को भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, केशव प्रसाद मौर्य जी को भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनकी भी दो शब्द हमको प्राप्त हो, हमारे लिए प्राप्त हो, कि जो साधु संतों का अपमान हुआ है उसके बारे में प्राप्त। हजारों वर्ष का ये संघर्ष जो शिखा है चंदन है, क्या हमको भी ये शिखा काटनी पड़ेगी अगर ऐसे न्याय प्रशासन रहा? हमको तो गर्व होता है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जो खुद संत हैं, हमको बहुत ही आभार होता है, उनको मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कि हमारे प्रदेश में ऐसा ही शासन रहे कि योगी आदित्यनाथ जी ही रहे। थोड़ा सा यही लगता है कि जो आज वहाँ हुआ आज कल यहाँ भी होगा, लेकिन हमको इतना भय नहीं, क्योंकि हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, सभी एक साधु संतों का सम्मानजनक है, सभी लोग साधु संतों का सम्मान करते हैं। ऐसा ही अगर पूरा भारत हो जाए, पूरा भारत अगर योगी आदित्यनाथ जी जैसे सभी राज्यों में मुख्यमंत्री हो जाए, उप मुख्यमंत्री हो जाए, जैसे उत्तर प्रदेश में है, तो पूरा भारत विश्व गुरु राष्ट्र बन जाए। लेकिन ये जो प्रशासन है, जो कुछ ऐसे अहंकारी व्यक्ति हैं, कुछ अधिकारी ऐसे हैं, कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जो इस न्याय प्रशासन का नाम गंदा कर रहे हैं। वेदः शिव शिवो वेदो वेदाध्यायी सदा शिवः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन वेदमेव सदा पठेत्। वेद ही शिव है, शिव ही वेद है, वेद को पढ़ने वाला शिव के समान। और आपने शिव के समान मतलब उन बटुक विद्यार्थियों के साथ, हमारे जैसे बटुक विद्यार्थियों के साथ इतना गलत मतलब ऐसा दुर्व्यवहार किया गया है, ये बहुत ही गलत काम हुआ है। इसको मतलब ऐसा कभी ना हो। और माननीय ब्रजेश पाठक जी ने जो मतलब हम लोग की तरफ से ये आवाज़ उठाई है, इनको हमारे पूरे विद्यालय की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। डर तो यही है कि मतलब जैसे वहाँ हुआ है उन बटुक विद्यार्थियों के साथ, हम लोग भी बटुक विद्यार्थी हैं, कहीं हमारे साथ भी कभी ऐसा हो सकता है और ऐसा कभी ना हो। इसी बात का हम लोग यहाँ विरोध करने आए कि मतलब उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। अभिमुक्तेश्वरानंद के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिसको पूजना है वो पूजे, जिसको शंकराचार्य मानना है वो माने, लेकिन जो मामला सब जुडिश है और कोई भी भगवा कपड़ा पहन के शंकराचार्य नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जिस तरह से शिखा खींचने को महापाप की कैटेगरी में डाल दिया और कहा कि ये कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बाद उन्होंने अपने घर पर बटुकों का जिस तरह से सम्मान किया है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसका एक दूरगामी असर दिखाई दे सकता है। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। बड़ी खबर है, संघ प्रमुख मोहन भागवत भी यूपी में हैं और उन्होंने पहले सीएम और फिर दोनों डिप्टी सीएम से मुलाकात की। और इस मुलाकात के मायने क्या हैं, देखिए। आज आरएसएस प्रमुख से मिले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। बृहस्पतिवार सुबह करीब 10-10 मिनट के लिए ये मुलाकात हुई। सीएम योगी ने बुधवार रात 8 बजे संघ प्रमुख से मुलाकात की। लखनऊ के संघ कार्यालय परिसर में ये मीटिंग हुई। एकांत में योगी भागवत के बीच करीब 35 मिनट तक के लिए बातचीत हुई। मंत्रिमंडल विस्तार, संगठन में फेरबदल की चर्चाओं के बीच मुलाकात हुई है। शंकराचार्य को लेकर उठे विवाद के बीच भी ये मुलाकात और इसकी टाइमिंग अहम हो जाती है। तो यूपी की राजनीति को समझने वाले दो पत्रकारों से भी हमने इस मुद्दे पर बात की। पहला मुद्दा संघ प्रमुख से योगी और उनके डिप्टी सीएम जो उनके डिप्टीज हैं उनकी मुलाकात, और दूसरा मुद्दा बटुकों का सम्मान। देखिए जी, मोहन भागवत जी जब भी लखनऊ आएंगे तो मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम उनसे मिलेंगे ही मिलेंगे। ये की कटसी है और उनके शिष्टाचार की वजह से भी आते हैं और कुछ तमाम अपने काम काज को लेके भी चर्चा करते हैं, कुछ निर्देश वो भी देते हैं। लेकिन ये निर्देश वो इंडिविजुअल दे रहे हैं, तो इसमें बाहर से कोई आदमी कोई बयान दे तब तो कुछ बताया जा सकता है कि आगे क्या है। लेकिन ये ज़रूर है कि उन्होंने सरकार के कामकाज को लेकर समीक्षा भी की होगी और ख़ास तौर से शंकराचार्य के मुद्दे पर जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जो विवाद हुआ है, उसको लेकर ज़रूर उन्होंने अपनी कुछ बातें कही होंगी, क्योंकि हिंदुत्व ही बीजेपी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं और हिंदुत्व के जो साधु शंकराचार्य वगैरह हैं उन पर टिप्पणी करने से जो बीजेपी और संघ की सोच के खिलाफ जो लोग नाराज हुए हैं सवर्ण समाज, उस पर जरूर उन्होंने कुछ उनको निर्देश दिए होंगे। ब्रजेश पाठक ने देर से मुंह खोला, पर अच्छा है, ब्रजेश पाठक को बधाई दी जानी चाहिए, क्योंकि उनका समाज उनसे यह अपेक्षा कर रहा था कि इस स्टैंड पर वो क्या स्टैंड लेते हैं। उन्होंने बटुकों का सम्मान किया, यह भी अच्छी बात रही। और अगर ब्रजेश पाठक ऐसा नहीं करते हैं तो जो उनका समाज है वो निश्चित तौर से उनसे परेशान होगा, उन्हें नेता नहीं मानेगा। और ये जो कुछ है
ये कास्ट वार की तरफ धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी अपनी गलतियों से, अपने स्टेटमेंट से समाज को ले जा रही है। और एक ऐसी पार्टी जो बहुमत की पॉलिटिक्स करती थी, बहुसंख्यक की पॉलिटिक्स करती थी, वो अगर कास्ट पॉलिटिक्स कर रही है तो उस पार्टी का पराभव भी माना जाना चाहिए। और साल 2026 जहां पर देश की राजनीति में जातिगत मुद्दे एक बार फिर हावी हैं, तमाम बड़े नेता जाति के इर्द गिर्द राजनीति कर रहे हैं, उनके बयानों में भी वो रिफ्लेक्ट होता है। इन सब के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जाति को लेकर दिया है एक बड़ा बयान। सियासत के जाति कार्ड पर भागवत की बड़ी चोट। मोहन भागवत का महामंत्र, वोट बैंक वाली राजनीति का अंत। देश में जब जब चुनाव करीब आते हैं, जातिगत जनगणना और आरक्षण की राजनीति तेज हो जाती है। लेकिन नागपुर से लेकर दिल्ली तक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक नई बहस छेड़ दी है। भागवत का मानना है कि भारत की तरक्की की राह में सबसे बड़ा रोड़ा जाति है। मोहन भागवत ने कहा कि हमें जाति भूलकर अपनी पहचान हिंदू बनानी होगी। भागवत का ये बयान सिर्फ एक उपदेश नहीं बल्कि उन राजनीतिक दलों को एक चुनौती है जो केवल वोट बैंक के लिए समाज को टुकड़ों में बांटते हैं। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि जिस दिन जनता ने जाति को महत्व देना बंद कर दिया, उस दिन जाति की राजनीति करने वाले नेताओं की दुकान बंद हो जाएगी। राजनीति करने वाले नेता खुद को बदलने पर मजबूर हो जाएंगे। चुनाव में अक्सर देखा गया है कि टिकट बंटवारे से लेकर विकास कार्यों तक जाति एक निर्णायक भूमिका निभाती है। लेकिन संघ प्रमुख का ये विजन अगर धरातल पर उतरा तो भारतीय लोकतंत्र की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। सवाल ये है कि क्या जनता इस अपील को स्वीकार करेगी और क्या राजनीति के धुरंधर अपनी रणनीति बदलने को तैयार हैं? मोहन भागवत का ये बयान आने वाले समय में देश की राजनीति और सामाजिक ढांचे पर गहरा असर डाल सकता है। अब देखना होगा कि विपक्षी दल इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। राजनीति के कई रंग होते हैं और आज एक ऐसा ही रंग गुवाहाटी में देखने को मिला जब कांग्रेस सांसद और असम में पार्टी की तरफ से चुनाव प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर पहुंची, जहां एक बाबा का उन्होंने आशीर्वाद दिया। और इस दौरान बाबा ने प्रियंका को आशीर्वाद देते हुए कहा कि वो प्रधानमंत्री बनेंगी। एक बेटा लेना, मैम बढ़िया वाला लेना। मैम बाबा जी का आशीर्वाद देते हुए। आशीर्वाद बाबा महाकाल बाबा भैरवनाथ शहर का काम अच्छा बनेगा इस साल जी। हमारा बेटी प्रधानमंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री का आशीर्वाद। कामाख्या माता की, कामाख्या माता देवी जी की प्रियंका जी स्टेटमेंट दे रही है। प्रियंका जी स्टेटमेंट दिया है। आप प्रियंका जी स्टेटमेंट ये सब डाउन कर दीजिए। मैं माता के आशीर्वाद लेने के लिए आई। ये जो चुनाव है इसमें असम की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसका आदर करते हुए, क्योंकि कामाख्या देवी जी के साथ करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, तो मैं भी यहाँ पे दर्शन करने आई और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। असम में आप कैसा देख रहे हैं हलचल कांग्रेस पार्टी का? देखिए, ये धार्मिक स्थल है, यहाँ पे मुझे राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए। राजनीति के बारे में जो भी सवाल हैं आपके, वो मैं कल सुबह या किसी टाइम जब भी आपसे मिलूंगी तो तब मैं आपसे जवाब दूंगी। धर्म नगरी वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में उस समय हड़कंप मच गया जब मंदिर के गर्भगृह पर ताला लगा दिया गया।
हाई पावर्ड कमेटी ने ठाकुर जी को गर्भगृह के बजाय बाहरी चबूतरे यानी जगमोहन में विराजमान करने का निर्णय दिया, जिससे सेवायत गोस्वामियों में भारी रोष पैदा हो गया। सेवायतों का आरोप है कि कमेटी की तरफ से लिए जा रहे निर्णय मंदिर की सदियों पुरानी परंपराओं ये आवाज बिहारी जी के प्रतीक नहीं है, और उन सब भक्तों से प्रार्थना करेंगे जो ठाकुर जी के लिए लड़ने को तैयार है। हमारे भगवान रिया करो, रिया करो, हमारे भगवान रिया करो, रिया करो, रिया करो। बांके बिहारी मंदिर प्रांगण में विरोध जताते ये वो सेवायत हैं जिन्होंने कमेटी पर बांके बिहारी के गर्भगृह में ताला लगाने का आरोप लगाया है। हमारे भगवान रिया करो, रिया करो, रिया करो, हमारे भगवान रिया करो, रिया करो, रिया करो। दरअसल ये पूरा विवाद गर्भगृह में तालाबंदी को लेकर ही है। इसी को लेकर बांके बिहारी मंदिर में हाई पावर्ड कमेटी और सेवायतों के बीच ठन गई है और कमेटी पर गर्भगृह में ताला लगाने और परंपराओं को तोड़ने का आरोप लगा है। हर हफ्ते बिहारी जी के कई वर्षों से दर्शनों के लिए आता रहता हूँ। यहाँ मेरे सभी गुसाई मेरे भाई जैसे मेरे बड़े पूजनीय हैं, लेकिन आज जो प्रशासन ने करा है ये एक ऐसा कदम है जो प्रशासन को नहीं करना चाहिए। भगवान को बरसों पहले जब मथुरा में कारावास में रखा गया था, स्वयं आज इस सरकार के प्रशासन के आते हुए भगवान को जंजीरों में बांध के हुआ, जंजीरें हमारे गले में डाल दो, हमें बंद करो। ये प्रशासन इस सरकार के विरुद्ध हो जाएगा, ये ध्यान रखें। ये आवाज बिहारी जी के प्रतीक नहीं है। हम अपने ठाकुर जी को ताले में बंद नहीं होने देंगे, हम अपने ठाकुर जी की परंपराएं नहीं टूटने देंगे। विवाद की शुरुआत तब हुई जब कमेटी और सेवायत कमेटी सदस्य के निर्देशन पर बुधवार को राजभोग सेवा के दौरान ठाकुर जी को जगमोहन में विराजमान कर भक्तों को दर्शन कराए गए। फिर दोपहर को दर्शन बंद होने के बाद जब शयन भोग सेवायत मंदिर खोलने पहुंचे तो उन्हें गर्भगृह पर ताला लटका मिला, जिससे सेवायत क्रोधित हो गए। एक बार अपने मुंह से बोल दो, सब लोग ब्रजवासी सुन लेंगे। महाराज जी, जो बिहार जी का बुरा करेंगे उनका नाश होगा, सवा सत्यानाश होगा। महाराज जी बोल दिए। सेवायत वेणु गोस्वामी ने प्रशासन पर परंपराओं को तोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि ठाकुर जी केवल प्रमुख तीज त्योहारों पर ही जगमोहन में दर्शन देते हैं, लेकिन कमेटी उन्हें रोजाना वहां बैठाना चाहती है। मैं समय से आ गया हूं, ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूं, एकदम मेरा दर्शनों को लेकर कोई भी व्यवधान नहीं है, कोई भी मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन ये व्यवधान खड़ा हो गया है मेरे आगे, ये सब बांध दिया गया है। ठाकुर जी के दर्शन मुझको खोलने हैं ना, ये खुल रहा है। मैं आधे घंटे के अंदर दर्शन खोल दूंगा, मुझे कोई पब्लिक से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये सब क्या है? ठाकुर जी जब अंदर विराजमान होते हैं, सिर्फ तीज त्योहार पर ही बाहर निकलते हैं, तो ये डेली क्यों, ये परंपराओं का क्यों बिगाड़ा जा रहा है, क्यों ये सारी चीजें करी जा रही है? मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ। बाद में भक्तों के बढ़ते तनाव और सेवायतों के कड़े विरोध को देखते हुए हाई पावर्ड कमेटी को आखिरकार झुकना पड़ा। भारी नारेबाजी के बीच कुछ ही देर बाद गर्भगृह का ताला खोला गया और दर्शन सुचारू रूप से शुरू हो गए। ठाकुर जी की सेवा के लिए जो दर्शन करने के लिए निरंतर आए हैं, उनके नारों की वजह से हाई पावर कमेटी को अपनी हरदर्मिता छोड़नी पड़ी। हमारे ठाकुर जी की मर्यादाओं में दोबारा दर्शन कराने पड़े। ये ताला उन्होंने खुलवा दिया है। बिहारी जी महाराज की कृपा हुई है। इन भक्तों का हम हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारे साथ हमारी लड़ाई को, हमारे दर्द को समझा। हमारे ठाकुर जी को एक बार दोबारा कारावास हाई पावर द्वारा बंद कर दिया गया था, उसको खुलवाया। ठाकुर जी की सेवा के लिए, भक्तों के सुगम दर्शन के लिए उनके द्वारा किए जा रहे सभी प्रयास वास्तव में सराहनीय है, किंतु उन्हें परंपराओं का पूरी तरह ज्ञान करना चाहिए और पालन करना चाहिए। यदि उन्हें जगमोहन में दर्शन कराना है तो जगमोहन को पहले गर्भगृह के रूप में परिवर्तित करना होगा। गर्भगृह की जैसी की परंपरा है, किसी भी गर्भगृह में जहाँ ठाकुर जी महाराज विराजमान होते हैं, दर्शन देते हैं, तो उसके नीचे तोशाखाना रखा जाता है, तांबे का पात्र रखा जाता है और इन सब चीज़ों का आध्यात्मिक, धार्मिक और साइंटिफिक इफेक्ट होता है। फिलहाल मंदिर में स्थिति सामान्य है, लेकिन प्रशासन के इस कदम ने मंदिर की प्राचीन व्यवस्थाओं और नई व्यवस्था लागू करने की कोशिशों के बीच एक बड़ी बहस छेड़ दी है। मथुरा से सौरभ गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।
रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको बताते हैं, अगर भक्तों को बांके बिहारी का जगन मोहन में दर्शन कराना है तो जगन मोहन को गर्भगृह में परिवर्तन करने के नियम क्या है, क्या कहते हैं नियम। यदि जगमोहन यानी जो बाहरी चबूतरा है अस्थायी या स्थायी रूप से गर्भगृह के रूप में उसे परिवर्तित करना होता है और इसके लिए बेहद जटिल धार्मिक और शास्त्रीय नियमों का पालन करना होता है। शास्त्रीय नियमों के अनुसार गर्भगृह वो जगह है जहां ऊर्जा केंद्रित होती है। अगर ठाकुर जी जगमोहन में विराजेंगे तो उस स्थान को गर्भगृह की तरह ही पवित्र करना होगा। उस जगह को पंचगव्य और गंगा जल से अभिषेक कर उसे अशुद्धियों से मुक्त करना जरूरी होगा। जगमोहन पर एक निश्चित ऊंचाई की वेदी यानी आसन तैयार करना जरूरी होता है जो शास्त्र सम्मत हो। जगमोहन को गर्भगृह बनाने के लिए वहां अस्थायी कनात या लकड़ी के द्वार लगाने होंगे ताकि झपकी दर्शन की जो परंपरा है वो बनी रहे। मतलब ठाकुर जी को लगातार देखा नहीं जा सकता। अगर आप गए होंगे वृंदावन, आपने देखा होगा कि वहां पर बार बार पर्दा लगाया जाता है, हटाया जाता है ताकि उन्हें नजर ना लगे। ये नियम है वहां के। गर्भगृह के भीतर होने वाली गुसाई जी की निजी सेवा मतलब श्रृंगार भोग को सार्वजनिक दृष्टि से दूर रखने के लिए पुख्ता घेराबंदी जरूरी है। भोग लगाते समय जगमोहन में ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति की दृष्टि या परछाई ठाकुर जी के प्रसाद पर ना पड़े, क्योंकि फिर वो अशुद्ध माना जाता है। रात में अगर ठाकुर जी वहां विराजते हैं तो उस स्थान को चारों तरफ से बंद करना होगा ताकि उनके विश्राम में व्यवधान ना हो। और इसी बात का जिक्र बार बार गोस्वामी जो उनकी सेवा में वहां पर तैनात हैं वो कह रहे हैं कि इन नियमों का पालन रोजाना संभव नहीं है और अगर इन नियमों को तोड़ा जाता है तो इस सदियों से चली आ रही परंपराओं को तोड़ने के समान है, जिसे हमारी पुकार के रूप में नहीं सुना जा रहा। और ये हमारा नहीं, ये सीधे ठाकुर जी का अपमान है जिसका पाप लगेगा। पाप के भागी वो लोग बनेंगे जो ऐसा कर रहे हैं। अब देखना है इस पर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कटघरे में क्या खड़ा किया, उन पर विवादों की बौछार लग गई है। आरोपों की लिस्ट इतनी लंबी हो गई है कि सभी विपक्षी नेता राहुल गांधी पर हमलावर हैं। ये पूरा विवाद केंद्रीय मंत्री के उस बयान से शुरू हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उन ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं जो भारत को भीतर और बाहर से कमजोर करना चाहती हैं। जॉर्ज सोरोस से लेकर फोर्ड फाउंडेशन तक रिजिजू ने राहुल के विदेशी दौरों और मुलाकातों को एक गहरे षड्यंत्र से जोड़ दिया। राहुल पर प्रहार, बयानों की बौछार, किरण रिजिजू का हमला, राहुल लेंगे बदला, भारत के लिए खतरनाक, राहुल ने किया ऐसा काम। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के बयान पर 2 दिनों से राहुल गांधी के नाम को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। राहुल के विदेश दौरे पर उठे सवालों का सामना अभी तक वो खुद राहुल गांधी ने नहीं किया, लेकिन सियासत के कई सूरमा रिजिजू के बयान पर हाँ में हाँ मिला रहे हैं। हालांकि कुछ बयानवीर राहुल के समर्थन में भी खड़े हुए हैं जो कह रहे हैं कि रिजिजू के बयान में कहीं से भी दम नहीं है। सुनिए। देखिए, किरण रिजिजू देश के एक सम्मानित लीडर ही नहीं है, भारत सरकार के पार्लियामेंट्री अफेयर्स के बड़े अनुभवी मंत्री भी है। और जो राहुल गांधी का व्यवहार सदन के अंदर होता, सदन के बाहर होता, देश के बाहर होता, वो प्रश्न चिन्ह लगाता। ये उन लोगों से मिलते देश के बाहर जाने पर जो भारत सरकार का दुश्मन होता। रिजिजू जी सर मेरा ख्याल देश के लोकतंत्र के लिए सबसे घातक आदमी है, जो स्पीकर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो लोकतंत्र की हत्या तो वो कर रहे हैं। देश के लिए अगर लोकतंत्र खत्म होगा तो उसमें रिजिजू जी का भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा। तो इन आरोपों प्रत्यारोपों से अलग पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। बंगाल के कद्दावर नेता और जनता यूनियन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनकी पत्नी पर सरकारी नाले को ब्लॉक कर अवैध निर्माण का आरोप लगा और आरोपों ने अब ले लिया है राजनीतिक मोड़। कभी ममता बनर्जी के साथ उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के विधायक रहे हुमायूं कबीर एक बार फिर विवादों में हैं। हालांकि वजह इस बार वो खुद नहीं बल्कि उनकी पत्नी है। पूरा विवाद आपको बताएंगे,
लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि बंगाल में जब से बाबरी के जन्मदाता के तौर पर हुमायूं कबीर ने आवाज उठाई और अपनी पहचान बनाई, तब से वो ममता की आंखों में चुभने लगे। बात बढ़ी तो दीदी ने पार्टी से निकाल दिया, लेकिन हुमायूं के दिल में बाबरी की धधकती ज्वाला कहां शांत होने वाली थी। लिहाजा उन्होंने भी नई पार्टी का ऐलान किया और जनता उन्नयन पार्टी के मुखिया बनकर आने वाले विधानसभा चुनाव में तीसरे मजबूत फ्रंट के तौर पर दीदी को चुनौती देने के लिए फ्रंट फुट पर उतर आए हैं। लेकिन दीदी के दिल में क्रोध की ज्वाला लगातार जल रही है। अब हुमायूं की पत्नी के बहाने ममता को उन्हें घेरने का नया मौका मिल गया है। हुमायूं पर शिकंजा, सरकार का फंदा। हुमायूं की पत्नी अनवरा खातून पर सरकारी नियमों की अनदेखी कर एक सार्वजनिक नाले को भरकर अवैध तरीके से बहुमंजिला इमारत खड़ी करने का गंभीर आरोप लगा है। राज्य के भूमि और भूमि सुधार विभाग ने इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। विभाग ने स्पष्ट किया कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं रहा तो अवैध निर्माण को ढाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। पिछले बुधवार को हुमायूं कबीर की पत्नी को जो मीरा सुल्ताना है उसके नाम पर एक नोटिस जिला प्रशासन से जारी किया है और इस नोटिस को चलते ही इस घटना को पूरे इलाके में फैलते ही सनसनी खबर हो गई है, जिसको लेकर काफ़ी चर्चा में है हुमायूं कबीर। और इसी घटना को होते हुए हम अभी हुमायूं कबीर के घर के सामने हैं, जिस घर को लेकर काफ़ी चर्चा में है बंगाल के राजनीति। देख रहे हैं हम हुमायूं कबीर के घर के पास हैं, जहां बुधवार को जिला प्रशासन के आधिकारिक ने मुर्शिदाबाद जिला भूमि और राजस्व दफ्तर के तरफ से एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि हुमायूं कबीर की पत्नी मीरा सुल्ताना ने एक अवैध रूप पर तीन मंजिले बिल्डिंग बनाए हुए हैं, जहां पर उसकी ज़मीन अवैध रूप पर एक दलदल ज़मीन है और उस ज़मीन पर वो अवैध रूप से वहां पर उसकी घर बनाए हुए हैं।